Hello friends, today we are going to start chapter number 14 of science in class 9 natural resources. Okay. In chapter number 14 we will discuss about the natural resources which are present on the earth. Okay. Now we know that our planet earth is the only one planet on which the life can exist. Means अर्थ इज द ओनली प्लेनेट वेयर लाइफ इज एग्जिस्टिंग हियर कि अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ है. Life on the earth is dependent on many factors. Most life forms we know need immediate temperature, water and food. कि अर्थ के ऊपर जो लाइफ है वो बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है और मोस्टली जो लाइफ फॉर्म अपने हमें देखने को मिलती है अर्थ के ऊपर उसे क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और कुछ नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए टू सर्वाइव ऑन अर्थ. The resources available on the earth and the energy from the sun are the necessary to meet the basic requirement of all life forms on the earth. अर्थ के ऊपर जो भी नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल हैं और सन से मिलने वाली लाइट एनर्जी एनर्जी ये दोनों ही क्या करते हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करते हैं जो भी लाइफ फॉर्म्स आपको अर्थ को देखने को मिलती है. नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर द दीज रिसोर्सेज ऑन द अर्थ कि अर्थ के ऊपर कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है. सो दीज आर लैंड, वाटर एंड एयर. थ्री मेन नेचुरल रिसोर्सेज आर अवेलेबल ऑन द अर्थ for the survival of the living things: land, water and air. Okay, now we know that the outermost crust of earth is called lithosphere. अर्थ का जो ऊपर का जो सरफेस है इसको हम क्रस्ट कहते हैं. दिस क्रस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड लिथोस्फीयर एंड water covers about 75% of the earth's surface and it is also found in underground region. So this comprises as the hydrosphere. अर्थ के ऊपर लगभग 75% क्या वाटर अवेलेबल है. सो इस रीजन को जहाँ पे वाटर अवेलेबल है उन्हें हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है. एंड द एयर दैट कवर द होल ऑफ द अर्थ लाइक अ ब्लैंकेट. और जो एयर हवा है पूरे अर्थ को एक ब्लैंकेट की तरह घेर के रखी है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. लिविंग थिंग्स आर फाउंड वेयर दिस थ्री नेचुरल रिसोर्सेज एग्जिस्ट. कि लिविंग थिंग्स वही देखने को मिलेंगे जहाँ पे तीनों चीज़ अवेलेबल हो. दिस लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ द अर्थ वेयर दिस थ्री थिंग्स आर अवेलेबल मीन्स एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फियर एंड लिथोस्फियर आर इंटरेक्टेड एंड मेक द लाइफ पॉसिबल. सो दैट रीजन विल बी कॉल्ड द बायोस्फीयर. कि जहाँ पे तीनों चीज़ अवेलेबल हों, एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फियर एंड लिथोस्फियर, और वहाँ पर लाइफ पॉसिबल बनती है. तो दैट इज वाई दैट रीजन विल बी कॉल्ड द बायोस्फीयर. लिविंग थिंग्स कॉन्स्टिट्यूट द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर. लिविंग थिंग्स रियल में क्या है, बायोटिक कंपोनेंट्स है बायोस्फीयर के. एंड द एयर, वाटर एंड सॉइल, दीज आर द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. सो इट इज दीज आर कॉल्ड देयर अबायोटिक कंपोनेंट्स. तो इन्हें अबायोटिक कंपोनेंट्स कहा जाता है. नाउ लेट अस वी स्टडी these abiotic components in detail in order to understand their role in the sustaining life of earth. So in this chapter, इस chapter में हम क्या करेंगे, we will study about these abiotic components by which life can be exist on the earth, means they make possible the life on earth. Okay, so first of all we will discuss about the air, the breath of life. So we have already talked about the composition of air in first chapter कि हम एयर के composition के बारे में फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया है. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. It is interesting to note that even the composition of air is the result of life on the earth. कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है कि इस एयर के कॉम्पोजिशन के बावजूद भी अर्थ के ऊपर आपको बहुत लाइफ फॉर्म्स देखने को मिलते हैं. इन प्लैनेट सच एज वीनस, मार्स, वेयर नो लाइफ इज नॉन टू एग्जिस्ट. कि बहुत से प्लैनेट्स हैं जहाँ पे लाइक वीनस है, मार्स है, वहाँ पे आपको लाइफ देखने को नहीं मिलती. द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ द एटमोसफेयर इज फाउंड टू बी कार्बन डाइऑक्साइड. तो वहाँ पे जो मेजर कॉम्पोनेंट है एयर के उनमें कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है. इनफैक्ट
carbon dioxide constitutes about 95 to 97% of the atmosphere of Venus and Mars. मार्स और विनस के एटमोसफेयर में लगभग 95% से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है. And we know that all the living things need oxygen. Okay. Eukaryotic cells and many prokaryotic cells, as we discussed in chapter number 5, need oxygen to break down glucose molecules and get energy for their activities. कि बहुत सारे जितने भी टाइप्स के सेल्स हैं, चाहे यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल्स हों, ये सभी को क्या चाहिए? दे नीड ऑक्सीजन फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए उन्हें ऑक्सीजन चाहिए टू जनरेट एनर्जी फॉर डूइंग देयर एक्टिविटीज. ओके. दिस रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. और ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज की वजह से क्या होता है? रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है. एंड अनदर प्रोसेस which result in consumption of oxygen and concomitant production of carbon dioxide is combustion. और एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और ऑक्सीजन का यूज होता है, तो वो प्रोसेस है कम्ब्यूशन. कम्ब्यूशन के प्रोसेस में भी क्या होता है? ऑक्सीजन का यूज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है. दिस इंक्लूड्स नॉट जस्ट ह्यूमन एक्टिविटीज विच बर्न फ्यूल्स टू गेट एनर्जी बट ऑल्सो फॉरेस्ट फायर. ओके. अब ह्यूमन के कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है जिसमें कोई भी चीज़ जलाई जाए, कम्ब्यूशन किया जाए, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है. अपार्ट ऑफ इट मैनी नेचुरल प्रॉब्लम्स लाइक फॉरेस्ट फायर, इसके थ्रू भी क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है. डिस्पाइट दिस द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर एटमोसफेयर इज मेयर फ्रैक्शन ऑफ परसेंट बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड इन टू वेज. इतना होने के बावजूद भी जो परसेंटेज है कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे एटमोसफेयर में, उसमें ज़्यादा चेंजेस नज़र नहीं आते हैं. बिकॉज दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज बाय ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. कि जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमोसफेयर में क्रिएट होती है, पैदा होती है, उनको ग्रीन प्लांट्स यूज कर लेते हैं ग्लूकोज बनाने के लिए सनलाइट का यूज करके. मैनी मरीन एनिमल्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म देयर कार्बोनेट्स डिजोल्व इन सी वाटर टू मेक देयर सेल्स बनाने के लिए वो इस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, कार्बोनेट्स का यूज करते हैं. ओके. सो देयर आर दिस टू वेज आर बाय विच कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स्ड इन आवर एनवायरमेंट. ओके. नाउ द रोल ऑफ एटमोसफेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल, कि हमारे अर्थ का जो क्लाइमेट है उसको कंट्रोल करने में एटमोसफेयर किस तरह रोल प्ले करता है. So we have talked of the atmosphere covering the earth like a blanket. कि एटमोसफेयर ने क्या है कि हमारे अर्थ को कवर करके रखा है ब्लैंकेट की तरह. सो वी नो दैट एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. एयर इसके अलावा क्या है? बैड कंडक्टर है हीट की. द एटमोसफेयर कीप्स द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ फेयरली स्टडी ड्यूरिंग द डे इवन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑल ईयर. रियल में जो एटमोसफेयर ही है जो अर्थ के टेम्परेचर को एवरेजेबली मेंटेन करके रखता है दिन में भी और पूरे साल भर रात में भी. ओके. द एटमोसफेयर प्रिवेंट द सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे लाइट आवर. एटमोसफेयर क्या करता है? जो टेम्परेचर इंक्रीमेंट है उसको कम करके रखता है, रोक के रखता है एनवायरमेंट के अंदर डे के टाइम में. एंड ड्यूरिंग द नाइट इट स्लो डाउन द एस्केप ऑफ हीट इनटू आवर आउटर स्पेस. रात के समय क्या करता है? ये स्लो डाउन प्रोसेस कर देता है जो हीट को बाहर निकलने से. इट स्लो डाउन द एस्केप ऑफ हीट इनटू आवर आउटर स्पेस. थिंक ऑफ द मून विच इज अबाउट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सन दैट द अर्थ इज. अगर हम मून के बारे में बात करें तो मून का जो डिस्टेंस है सन से वो लगभग सेम एज अर्थ का डिस्टेंस उसके बराबर ही है. बट डिस्पाइट दैट ऑन द सरफेस ऑफ द मून with no atmosphere the temperature range between -190 degree centigrade to 110 degree centigrade. और एटमोसफेयर ना होने के कारण मून का जो टेम्परेचर में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है. दिन के टाइम में टेम्परेचर लगभग 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है. वही नाइट के टाइम में टेम्परेचर 190 डिग्री सेंटीग्रेड -190 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है. ओके. Now next, the movement of the earth, which is called wind. So we have all felt the relief brought by cool
इवनिंग ब्रीज आफ्टर अ हॉट डे। क्या नोटिस किया होगा कि हर शाम को थोड़ी हवा क्या होती है, थोड़ी ठंडी हो जाती है पूरे हॉट डे के बावजूद। एंड सम टाइम वी आर लकी इनफ टू गेट रेन आफ्टर सम डेज ऑफ रियली हॉट वेदर, कि बहुत से हॉट वेदर के बावजूद भी कुछ दिन बरसात देखने को मिलती है। सो व्हाट कॉज द मूवमेंट ऑफ air and what decide whether this movement will be in the form of gentle breeze, a strong wind or terrible storm. ओके तो ये मूवमेंट जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ये यूँ कहा जाए कि जो क्लाइमेट हो किस तरह बदलता है, हाउ दिस एयर डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ द वेदर विल बी हियर, कि किस टाइप का वेदर होगा, किस टाइप का क्लाइमेट होगा, वो किस तरह ये एयर डिसाइड करती है। सो ऑल दिस फेनोमेना आर the result of changes that takes place in our atmosphere due to the heating of air and the formation of water vapor. रियल में जो भी फेनोमेना होता है, जो भी क्लाइमेट में चेंजेस आते हैं, वो बिकॉज ऑफ एयर की वजह से होता है। एटमॉस्फेयर ड्यू टू हीटिंग ऑफ द एयर, एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस होते हैं एयर के हीट होने से, गर्म होने से, फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर के बनने से हवा में। वाटर वेपर इज फॉर्म्ड ड्यू टू द हीटिंग ऑफ वाटर बॉडीज एंड द एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जो वाटर वेपर रियल में किससे बनता है, तो जो वाटर बॉडीज़ हैं, ओशन से, रिवर है, उनके हीट होने से, सनलाइट की वजह से हीट होते हैं और उनके अंदर का जो वाटर है अपर लेयर में वो वेपर में चेंज होता है। इसके अलावा जो एक्टिविटीज़ हैं ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीटिंग ऑफ वाटर एंड कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर। द एटमॉस्फेयर कैन बी हीटेड from below by the radiation that is reflected back or re-radiated by the land or water bodies। कि एटमॉस्फेयर भी क्या होता है, हीटेड होता है, गर्म होता है, ओके, रेडिएशन की वजह से। एंड ऑन बीइंग हीटेड कन्वेक्शन करंट आर सेट अप इन एयर, और एटमॉस्फेयर के गर्म होने से, एयर के गर्म होने से क्या होता है, कन्वेंशन करंट क्या होता है, सेटअप होता है हवा में। In order to gain some understanding of the nature of the convection current, we will do one activity here। यहाँ पे एक्टिविटी करेंगे। What is the activity here? Place a candle in a beaker or wide mouth bottle or light it। एक कैंडल आपको बीकर में रखना है जला करके, ओके। Light an incense stick and take it to the mouth of the above bottle। फिर बॉटल के ऊपर just above the flame of the candle you will put a incense stick, जलती incense stick वहाँ पर रखनी है, अगरबत्ती रखनी है। Which why does the smoke flow when the incense stick is kept near the edge of the mouth? बीकर के माउथ पे इंसेंस स्टिक को रखने पे जो स्मोक का फ्लो है वो किस तरफ होता है, ओके, उसे हमें चेक करना है। Which way does the smoke flow when the incense stick is kept in other region? अगर हम दूसरी जगह पर रखते हैं और वहाँ पे इंसेंस स्टिक के स्मोक का फ्लो किस तरफ होता है वो चेक करना है। So what is given there? The pattern revealed by smoke show us the direction in which hot and cold air move। जो पैटर्न है यहाँ पे देखने को मिलता है स्मोक का, वो हमें ये दिखाता है, शो करता है द डायरेक्शन इन विच हॉट एंड कोल्ड एयर मूव, कि हॉट और कोल्ड एयर किस तरह मूव करते हैं वो दिखाता है। इन सिमिलर मैनर व्हेन एयर इज हीटेड बाय रेडिएशन फ्रॉम द हीटेड लैंड और वाटर इट राइज अप, कि इसी तरह अगर आप कैंडल से के ऊपर जो इंसेंस स्टिक है, अगर उसके ऊपर जो स्मोक निकल रहा है वो कहाँ ऊपर की तरफ जा रहा होता है, उसी तरह सिमिलर मैनर में व्हेन एयर इज हीटेड, हवा इस तरह गर्म होती है रेडिएशन के थ्रू, या लैंड या वाटर के गर्म होने की वजह से जो उसके ऊपर की एयर होती है वो गर्म हो जाती है और वो राइज करते ऊपर की तरफ जाती है। बट सिंस लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन वाटर, पर लैंड क्या होता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाती है पानी की अपेक्षा। सो द एयर ओवर लैंड वुड ऑल्सो भी हीटेड फास्टर, तो जो एयर है वो जमीन के ऊपर की हवा वो क्या जल्दी गर्म हो जाती है। एंड देन द एयर ओवर बॉडीज, वाटर बॉडीज, पानी के ऊपर की हवा की अपेक्षा लैंड के ऊपर की हवा जो है जल्दी गर्म होती है और वो जल्दी राइज करते ऊपर चढ़ती है। सो इफ़ यू लुक एट द सिचुएशन इन कोस्टल रीजन, अगर आप एक कोस्टल रीजन में देखें सिचुएशन को ड्यूरिंग द डे, द एयर अबव द लैंड गेट हीटेड फास्टर, जो एयर है लैंड के ऊपर की वो जल्दी गर्म होती है और जल्दी स्टार्ट करती है राइजिंग करना, ऊपर करना। एज दिस एयर राइज अ रीजन ऑफ लो प्रेशर इज क्रिएटेड, जैसे हवा ऊपर जाती है लो प्रेशर का रीजन क्या होता है, क्रिएट होता है। एंड द एयर ओवर द सी मूव इनटू दिस एरिया, और उसी समय
ओशंस के ऊपर की जो हवा रहती है वो किस तरह मूव करती है, तो लैंड की तरफ मूव करती है. सी मूव्स इन द दिस एरिया ऑफ लो प्रेशर की तरफ मूव करती है. एंड द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम वन रीजन टू द अदर रीजन इट क्रिएट्स विंड. कि जब एयर मूव करती है एक रीजन से दूसरे रीजन में तो विंड क्रिएट होती है. और वही चीज़ ड्यूरिंग द डे के टाइम में. सो द डायरेक्शन ऑफ द विंड वुड बी फ्रॉम सी टू लैंड. तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है विंड का वो सी से किस तरफ है, लैंड की तरफ है. ओके क्योंकि लैंड के ऊपर की हवा क्या जल्दी गर्म हो रही है और ऊपर राइज कर रही है तो वो जगह क्या हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है. वहाँ पे प्रेशर लो प्रेशर क्रिएट होता है. तो ओशंस के ऊपर की हवा क्या करती है, लैंड की तरफ मूव करती है. तो डायरेक्शन ऑफ द विंड इज टुवर्ड द लैंड. ओके वही अगर नाइट के टाइम में बोथ द लैंड एंड सी स्टार्ट टू कूल. नाइट के टाइम में वही लैंड और सी दोनों क्या होती है, कूल होना शुरू होते हैं. सिंस वाटर कूल्स डाउन स्लोअर देन लैंड. और वाटर क्या होता है, लैंड की वजह से जल्दी ठंडा नहीं होता, धीमे से ठंडा होता है. एंड द एयर अबव वाटर वुड बी वार्मर देन द एयर अबव लैंड. और वही एयर जो होती है वाटर के ऊपर की वो जल्दी क्या होती है, वार्म होती है लैंड के अपेक्षा. सो ऑन द बेसिस ऑफ आवर डिस्कशन what we say here, all the movements of air resulting in diverse atmospheric phenomena are caused by uneven heating of the atmosphere in different region of the earth. तो इससे क्या मालूम पड़ता है कि जो एयर का मूवमेंट है, एयर मूव करती है या विंड के फॉर्म में बहती है, तो उसका रीज़न क्या है, ये एटमॉस्फेरिक फिनोमेना है जिसमें अनइवन हीटिंग होता है किसी भी रीजन का, जो या एटमॉस्फेयर का अनइवनली हीट होना. अर्थ के ऊपर के कोई भी रीजन है उनका अनइवनली डिफरेंट टेम्परेचर में हीट होना. बट वेरियस अदर फैक्टर ऑल्सो इन्फ्लुएंस दिस विंड. और विंड के होने का और भी रीजन्स है कि विंड बहती है, हवा बहती है, उसका रीज़न और भी है. द रोटेशन ऑफ अर्थ and the presence of mountain range in the path of wind are the couple of these factors. इसके अलावा विंड के ब्लो होने का और भी रीज़न क्या है, तो रोटेशन ऑफ अर्थ है, अर्थ के रोटेशन की वजह से भी होता है. और माउंटेन रेंज के विंड के माउंटेन रेंज के होने की वजह से भी ऐसा होता है कि एयर ब्लो कर रही है और उसके रास्ते में माउंटेन रेंज आ जाए. सो वी विल नॉट गो इनटू दिस फैक्टर इन डिटेल इन दिस चैप्टर, बट think about this. How do we presence of Himalayas change the flow of wind blowing from Allahabad toward the north? जो माउंटेन्स होते हैं रियल में क्या करते हैं, विंड के फ्लो को क्या करते हैं, रोक देते हैं. नेक्स्ट अबाउट द रेन क्या है. सो लेट अस गो बैक नाउ द क्वेश्चन ऑफ हाउ क्लाउड्स आर फॉर्म्ड एंड ब्रिंग अस रेन. सो वी नो दैट वी गेट द रेन फ्रॉम द क्लाउड्स. कि जो रेन किसकी वजह से होता है, तो बरसात किस वजह से होती है, तो क्लाउड्स की वजह से होती है. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड. ओके सो देयर इज वन एक्टिविटी गिवन कि यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी है. टेक ए एम्प्टी बॉटल ऑफ द सॉल्ट इन विच bottled water is salt. Okay, pour some 5 to 10 ml of water into it and close the bottle tightly. कि एम्प्टी बोतल लेना है, उसमें आपको 5 to 10 ml वाटर डालना है और उसको बंद कर देना है. सेकेंड वेल और लीव इट आउट इन द सन फॉर 10 मिनट्स और उसको धूप में रख देना है. दिस कोज द एयर इन बॉटल सो बी सैचुरेटेड विथ वाटर वेपर. तो आप देखेंगे उसको धूप में रखने पर जो वाटर वेपर बनेगा. ओके नाउ टेक ए लाइटेंड इंसेंस स्टिक. उसके बाद आपको एक इंसेंस स्टिक लेनी है जलती हुई. ओपन द कैप ऑफ बॉटल की कैप को ओपन करना है. एंड अलाउ द सम ऑफ द स्मोक फ्रॉम द इंसेंस स्टिक टू एंटर द बॉटल. और ताकि जो इंसेंस स्टिक कुछ स्मोक है वो बॉटल के अंदर जाए. क्विकली क्लोज द बॉटल वंस. फिर आपको वापस से बॉटल को बंद कर देना है. मेक श्योर दैट कैप इज फिटेड टाइटली. प्रेस द बॉटल हार्ड बिटवीन योर हैंड. उसके बाद उसको आप प्रेस करना है, क्रश करना है. ओके वेट फॉर ए फ्यू सेकेंड एंड रिलीज द बॉटल. उसके बाद आपको कुछ टाइम रुकना है, उसको रिलीज करना है. अगेन प्रेस द बॉटल. सो व्हाट हैपन देन, इसके बाद होगा क्या. सो द अबव एक्सपेरिमेंट रेप्लिकेट्स ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल. What happens when air with a very high content of water vapor goes from region of high pressure to region of low pressure और vice versa. तो रियल में यहाँ पे एयर क्या होती है, एक हाई प्रेशर से लो प्रेशर के रीजन में क्या होता है, ट्रांसफर होती है. When water bodies are heated during the day, जब वाटर बॉडीज
दिन के टाइम में गर्म होते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एवपोरेट्स, बड़े अमाउंट में क्या होता है वाटर वेपर बनता है, एवपोरेट होता है एंड गोज इनटू द एयर, और एयर चले जाता है. सम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ऑल्सो गेट इनटू द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज. इसके अलावा बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है लिविंग थिंग्स के थ्रू, उनके थ्रू भी क्या होता है वाटर वेपर बनता है और एयर में चला जाता है. दिस एयर ऑल्सो गेट हीटेड, ये एयर भी क्या होती है फिर वो भी गर्म हो जाती है. द हॉट एयर राइज अप कैरिंग द वाटर वेपर विथ इट, और ये गर्म एयर हॉट एयर क्या करती है वाटर वेपर को साथ लेके राइज कर जाती है, ऊपर चली जाती है. एज द एयर राइज इट एक्सपैंड एंड कूल्स, जैसे जैसे ऊपर जाती जाती है ऊपर टेम्परेचर डाउन होती जाती है और वो कूल होते जाते हैं. दिस कूलिंग कॉज द वाटर वेपर इनटू एयर टू कंडेंस, अब धीमे धीमे ये वाटर वेपर ऊपर जाकर ठंडा होने लगते हैं, कंडेंस होने लगते हैं और टाइनी ड्रॉपलेट्स में पानी की बूंदें बदल जाते हैं. This condensation of water is facilitated if some particles could act as a nucleus. अब क्या होते हैं कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर के, उनके चारों ओर क्या होते हैं सभी ड्रॉपलेट्स इकट्ठे होते जाते हैं एंड दिस ड्रॉप्स टू फॉर्म अराउंड, उनके चारों ओर इकट्ठे जाते हैं. एंड नॉर्मली डस्ट एंड अदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स या कुछ पार्टिकल एयर सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं जिनके चारों ओर ये पानी की बूंदें क्या होते हैं इकट्ठा होते जाती हैं. ओके, एंड वंस द वाटर ड्रॉप्स आर फॉर्म्ड, से वाटर ड्रॉपलेट बन जाते हैं, दे ग्रो बिगर एंड बिगर, तो धीमे धीमे ये बड़े होते जाते हैं कंडेंशन के थ्रू. ओके, वाटर ड्रॉपलेट्स when the drops have grown bigger and heavy they fall down in the form of rain. जब ये वाटर ड्रॉपलेट बहुत हैवी और बड़े हो जाते हैं तो ये वापस से पानी की बूंदों के रूप में जमीन पर रेन के फॉर्म में नीचे गिरते हैं. They fall down in the form of rain sometime when the temperature of air is low. मान लो अभी एयर का टेम्परेचर बहुत ही लो होता है, बहुत ही कम टेम्परेचर होता है एयर का. सो प्रेसिपिटेशन में अकर इन द फॉर्म ऑफ स्नो, स्लिट एयर और हेल. तो जो प्रेसिपिटेशन है मतलब कि जो बरसात है वो स्नो के फॉर्म में या स्लिट के फॉर्म में या हेल के फॉर्म में भी होती है. ओके, रेनफॉल पैटर्न आर डिसाइडेड बाय द प्रेवेलिंग विंड पैटर्न. रियल में बरसात का होना जो रेनफॉल का जो पैटर्न है वो डिपेंड करता है विंड के पैटर्न पे कि विंड कहाँ से किधर को बह रही है. ओके, इन लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया रेन आर मोस्टली ब्रॉड बाय साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून. तो इंडिया के अंदर मोस्टली जो बरसात होती है वो साउथ वेस्ट, साउथ एंड वेस्ट वहाँ से वहाँ आने वाले जो हवाएं हैं और नॉर्थ ईस्ट से आने वाले जो एयर है मानसून है उनके थ्रू क्या होती है बरसात होती है. वी हैव ऑल्सो हर्ड weather report that say depression in the Bay of Bengal have caused rain in some areas. आपने वेदर रिपोर्ट में आपने सुना होगा कि डिप्रेशन जैसे वर्ड यूज किए जाते हैं कि बे ऑफ बंगाल में डिप्रेशन है, कम दबाव या ज़्यादा दबाव का क्षेत्र है यूँ क्रिएट हुआ है. तो उसके से क्या होता है रीजन, उसके वजह से रेन होती है सम एरियाज में. ओके, satellite picture are given to you about the clouds over India. Now next about the air pollution. So we keep hearing of increasing level of oxygen, oxides of nitrogen and sulfur in news, कि हम सुनते आ रहे हैं कि एयर में एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स का लेवल क्या होता है बढ़ते जा रहा है. पीपल ऑफन bemoan the fact that the quality of air has gone down since their childhood. लोग यूँ बोलते आ रहे हैं कि उनके बचपन से लेके अभी तक में जो टाइम चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो एयर की क्वालिटी है वो घटती गई है. How is the quality of air affected and how does this change in quality affect us? कि किस तरह जो एयर की क्वालिटी है वो ख़राब होती जा रही है या डिफेक्ट होती जा रही है और how does this change in quality affect, और किस तरह हमें इफेक्ट करती है. So you know that we use their fossil fuel for running our industries, vehicles, कि हम fossil fuel का यूज़ करते हैं लाइक कोल और पेट्रोलियम का, which contain a small amount of nitrogen, बहुत स्मॉल अमाउंट में क्या नाइट्रोजन और सल्फर होती है. when these fuels are burned, जैसे ये फ्यूल जलते हैं नाइट्रोजन एंड सल्फर टू आर ऑल्सो बर्न, ये नाइट्रोजन और सल्फर भी क्या होता है जलते हैं. एंड दिस प्रोड्यूसेस अ डिफरेंट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर. वही नाइट्रोजन और सल्फर क्या करते हैं ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर के ऑक्साइड्स बना देते हैं. नॉट ओनली इज द इनहेलेशन ऑफ दिस गैस आर डेंजरस, they also dissolve in rain to give rise to acid rain. ये कैसे ऐसे ऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड
ये सभी इतने डेंजरस होते हैं कि हम इनको इनहेल नहीं कर सकते. दे आर वेरी डेंजरस फॉर आवर ब्रीथिंग सिस्टम. एंड व्हेन दे डिजोल्व इन रेन, अगर ये बरसात के पानी में घुल जाए तो एसिड रेन की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, एसिड की रेन हो सकती है. So, the combustion of fuel, fossil fuel are also increase the amount of suspended particle in air. इसके अलावा जो fossil fuel का जो combustion होना है, combustion होता है, उनका जलना जो होता है, उसकी वजह से एयर के अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स भी क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं. दीज सस्पेंडेड पार्टिकल्स कुड बी अनबॉर्न. कार्बन पार्टिकल जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है रियल में नहीं जले हुए अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं. और सब्सटेंस कोल्ड हाइड्रो, इनको हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है. प्रेजेंस ऑफ हाई लेवल ऑफ ऑल दिस पॉल्यूटेंट्स कॉज विजिबिलिटी टू बी लोअर्ड. इतने ज़्यादा अमाउंट में ये जो पार्टिकल्स के होने की वजह से, हाइड्रोकार्बन पार्टिकल्स या पॉल्यूटेंट्स के होने की वजह से क्या होता है, जो विजिबिलिटी होती है वो कम हो जाती है. एंड स्पेशली इन कोल्ड वेदर, वही कोल्ड वेदर सीजन में, when the water also condense, जिसमें पानी कंडेंस होता है और वेपर बनता है, उस कंडीशन में और ज़्यादा विजिबिलिटी कम होती है. दिस इज नॉन एज स्मॉक, इसको स्मॉक की कंडीशन कहते हैं. ओके. एंड इज ए विजिबल इंडिकेशन ऑफ एयर पोल्यूशन. ये एयर की जो विजिबिलिटी है उसको कम कर देते हैं. स्टडीड हैव शोन दैट रेगुलरली ब्रीथिंग एयर that contain any of these substances increase the incidence of allergies, cancer and heart disease. क्या अगर आप ऐसे पॉल्यूटेंट वाली एयर में अगर आप ब्रीथिंग करते हैं रेगुलरली, तो आपको बहुत सारी डिसीज लाइक एलर्जी, कैंसर, हार्ट डिसीज होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है. एंड इंक्रीज इन दिस कंटेंट ऑफ दीज हार्मफुल सब्सटेंस इन एयर इज कॉल्ड पॉल्यूटेंट. तो आप कह सकते हैं कि जो हार्मफुल सब्सटेंस का एयर में बढ़ना, इंक्रीज होना, दैट इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन. इसको एयर पॉल्यूशन कहा जाता है. उससे एयर की क्वालिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है. एंड एयर not be suitable for to breathe. Okay, so your topic has been completed here. Thank you.